Hello everyone, I hope you all are good. Let's start the next chapter of income tax, income from house property. इससे पहले हम लोगों ने किया था सैलरी के मैंने आपको दोनों चैप्टर करा दिए थे, जो हमारा सिंपल वाला था और रिटायरमेंट बेनिफिट दोनों करा दिए। मुझे उसके क्वेश्चंस कराने, मुझे कई बच्चों ने बोला था आगे के क्वेश्चंस कराने के लिए, वो भी मैं करा दूंगी। एक बार मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करा देती हूँ ताकि जिन बच्चों का वो पिछला चैप्टर हो चुका है वो हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कर सकें, या जिसको मुश्किल लग रहा है सैलरी वो छोड़ के आगे के कर लो। आपके जो पेपर में आना है आप एक क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो, तब भी आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, इसलिए आप सैलरी को स्किप कर सकते हो अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो। हाउस प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, बहुत इजी चैप्टर है और 100% है कि इसमें से एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में हमारी आएगी। इसमें हमें पता ही चल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। जो मेरे हाउस प्रॉपर्टी से मुझे इनकम हो रही है वो इस चैप्टर में आएगी। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे हो सकती है कि जैसे मेरा घर है, मैंने उसको लेट आउट किया हुआ है, मतलब उसको किराए पे चढ़ाया हुआ है, तो उससे जो मुझे किराया आ रहा है वो मेरी इनकम है। तो वो किस चैप्टर में आ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आपको याद रखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो भी हमारी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगी वो एक किराए के फॉर्म में ही हो सकती है, वो हमारी इस चैप्टर के अंदर कवर होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसा पैटर्न चलता है पूरा, कैसे किस में से क्या माइनस होता है। हमें सबसे पहले निकालनी होती है ग्रोस एनुअल वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं GAV। सबसे पहले निकलती है ग्रोस एनुअल वैल्यू, फिर इसमें से माइनस होता है, क्या डिडक्ट होता है? म्यूनिसिपल टैक्स। फिर जो माइनस करके आता है, पहले बताती हूँ म्यूनिसिपल टैक्स कौन सा माइनस होता है, जोन सा पेड बाय ओनर होगा, पेड बाय ओनर। ऐसा म्यूनिसिपल टैक्स जो किसने पे किया हुआ है? ओनर ने। दो होते हैं लोग, एक ओनर, एक मकान मालिक और एक किराएदार। मकान मालिक मतलब ओनर और किराएदार मतलब टेनेंट। ठीक है, अगर किराएदार इसको पे कर रहा है, टेनेंट अगर इसे पे कर रहा है तो ये माइनस नहीं होगा। म्यूनिसिपल टैक्स सिर्फ तभी माइनस होगा जब उसको ओनर पे करेगा। ये आपको ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन करोगे कि आपको ये देखना है कि ये म्यूनिसिपल टैक्स किसने पे किया है। ओनर ने पे किया है तो माइनस हो जाएगा, टेनेंट ने पे किया है तो माइनस नहीं होगा। और यहाँ पे हो सकता है वो इकट्ठा 4 सालों का 10 सालों का म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है, जितना मर्जी पे कर रहा हो प्रीवियस ईयर में, वो जितना भी पे कर रहा है, वो चाहे 10 सालों का कर रहा है, चाहे 20 सालों का, चाहे 2 सालों का, चाहे 4, सारा का सारा माइनस हो जाएगा। बस पेड होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में जितना भी पे कर रहा है सारा का सारा डिडक्ट हो जाएगा। फिर उससे हमारा क्या निकलता है? एनुअल वैल्यू। इससे निकल जाएगी एनुअल वैल्यू। फिर हमें डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24 के अंडर। कौन सी डिडक्शन है? एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। सीधा ही हमारा एनुअल वैल्यू का 30% करेंगे, वो माइनस कर देंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये आप लोगों ने जब एग्रीकल्चर किया था वहाँ एक क्वेश्चन आया था ना कि जो हमारी हम हाउस प्रॉपर्टी में ले रहे थे उसकी ड्वेलिंग की इनकम थी ड्वेलिंग हाउस से, तो वहाँ 30% वो माइनस कर रहा था। तो वो 30% यही है, ये गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको दी है कि जितनी एनुअल वैल्यू होगी उसमें से माइनस हो जाएगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। और किसकी कौन सी डिडक्शन मिलती है? एक डिडक्शन मिलती है खाली इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा? जो लोन हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया गया है उस पर जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी हमें यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। सिर्फ हाउस के लिए लोन, हो सकता है उसने शादी के लिए लिया या उसने पढ़ाई के लिए लिया, उस पर कोई इंटरेस्ट है वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे कौन से लोन का इंटरेस्ट आएगा? जो सिर्फ हाउस को बनाने के लिए लिया गया है। ठीक है, तो इससे जो माइनस करके निकलेगा वो निकलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पूरा इसी तरीके से क्वेश्चंस में आपको करना है। अब आपने देखा यहाँ पे और कोई भी अदर एक्सपेंसेस हैं, चाहे घर की रिपेयर हो गई, घर की मेंटेनेंस हो गई, किसी भी तरीके के हमारे एक्सपेंस है, कुछ भी माइनस नहीं हुआ यहाँ पे। सिर्फ एक म्यूनिसिपल टैक्स और एक ये 30% और ये इंटरेस्ट, इसके अलावा अदर जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसीलिए 30% दिया है
कि ठीक है एनुअल वैल्यू का 30% माइनस कर दिया, इसी में सारे एक्सपेंस इंक्लूड कर लिए, अलग अलग कोई भी एक्सपेंस नहीं बताए गए, क्योंकि हो सकता है कोई पर्सन कुछ क्लेम करने लग जाए, कोई कुछ क्लेम करने लग जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ भी यहाँ पे नहीं रखा कि किसी एक्सपेंस को हम माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सिर्फ एक म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा, एक 30% और ये इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब मेन जो बात आती है अब आएगी कि ये कैसे निकलेगा, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हम निकाल लेंगे, ये हमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा। मेन आता है कि हमें जीएवी पता चलेगी तभी तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, अब वो सीखते हैं कि ग्रोस एनुअल वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। अब हम देखते हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है। 3 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप वन हमें क्या बोलता है, हमें 2 चीज़ें चेक करनी है। क्या? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको कुछ भी इसमें नहीं निकालना, ये भी क्वेश्चन में होगा, ये भी। मतलब उसने कहा म्यूनिसिपल वैल्यू देखो और फेयर रेंट देखो, जोन सी वैल्यू हायर है, विच एवर इज हायर, वो हमारी स्टेप 1 की वैल्यू आ जाएगी। स्टेप 1 की वैल्यू कैसे निकाली, जो भी म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से ज़्यादा हायर वाली वैल्यू है वो हमारी स्टेप 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टेप 2 हमें क्या बोलता है, जो ये स्टेप 1 से वैल्यू निकली उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से। ये अंडर स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर उसमें गिवन होती है, ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं निकालना। और यहाँ पे देखना है विच एवर इज लोअर, जोन सी कम होगी उससे निकलेगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब इन दोनों में जोन सी वैल्यू कम होगी उसको क्या नाम दे दिया, एक्सपेक्टेड रेंट। सबसे पहले हमने किया, हम देखेंगे क्वेश्चन में म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 है म्यूनिसिपल वैल्यू, 70,000 है फेयर रेंट, तो विच एवर इज हायर, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, 70। तो स्टेप 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 70,000। अब हमें क्या देखना है, स्टेप 1 की वैल्यू 70,000 और मानो स्टैंडर्ड रेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000, तो विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है 50, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ गया 50,000। फिर स्टेप 3 क्या बोलता है, अब हमें किसको कंपेयर करना है, एक एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को, इन दोनों को कंपेयर करना है, एक्सपेक्टेड रेंट को और एक्चुअल रेंट को। अब ये क्या है, एक्चुअल रेंट मतलब जितना एक्चुअल में उसको मिला। जैसे मैंने 5,000 रुपये महीना किराए पे चढ़ाया तो 12 महीने का हो गया 60,000, तो एक्चुअल रेंट क्या है, जो एक्चुअल में मिला रेंट वो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में आपको तीनों वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर कोई सी वैल्यू नहीं गिवन, लेट से एग्जांपल लेते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन, तो हम ये स्टेप 2 छोड़ देंगे। जोन सी नहीं गिवन उस स्टेप को छोड़ दो कि हम इस सीधा इन दोनों से कंपेयर करके 70 आएगा, 70 को किससे कंपेयर कर लेंगे, एक्चुअल रेंट से। जोन सी वैल्यू नहीं गिवन उस स्टेप को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे वो समझ आ जाएगा आपको। फिर हमें देखना है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, अगर एक्चुअल रेंट AR लिख रही हूँ, इसको ER, ये ER और ये AR, अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है एक्सपेक्टेड से, वैसे यहाँ पे हायर, ये याद रखना वैसे होता है यहाँ पे हायर ही देखते हैं हम। अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो मेरा GAV क्या निकल जाएगा, एक्चुअल रेंट, क्योंकि विच एवर इज हायर, जोन सा ज़्यादा होता है। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो एक्चुअल रेंट हो जाएगा। और अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से, अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से, यहाँ में देखो अगर एक्सपेक्टेड, वैसे हमें देखना है जोन सा इसमें से ज़्यादा होगा वो GAV हो जाएगा, चाहे वो एक्सपेक्टेड हो चाहे वो एक्चुअल हो तो वो हो जाएगा। बट कहीं बार क्या होता है, मेरा एक्चुअल रेंट कम हो सकता है, किस कारण से, वैकेंसी के कारण से, वैकेंट होने की वजह से। वैकेंट मतलब मेरा घर 2 महीने किराए पे नहीं चढ़ पाया, मैंने अभी जैसे बोला 5,000 रुपये महीना मैंने किराए पे चढ़ाया, 2 महीने किराए पे नहीं चढ़ा, तो 10 महीने चढ़ा, 5,000 इंटू 10 50,000, वैसे बनना चाहिए था 60,000 एक्चुअल रेंट। वैकेंसी के कारण मेरा एक्चुअल रेंट क्या हो गया, कम हो गया,
कम होने से क्या हुआ, एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा हो रहा है। तो इस केस में गवर्नमेंट बोलता है अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज़्यादा है ड्यू टू वैकेंसी, तो इस केस में तो आपका एक्चुअल रेंट ही बनेगा GAV। और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तब आप एक्सपेक्टेड रेंट ले लेना। मतलब वैसे एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, बट अगर वैकेंसी के कारण आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा बन रहा है तो एक्सपेक्टेड नहीं होगा GAV, एक्चुअल रेंट बनेगा यहाँ पे GAV। ये चीज़ याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन में देखना है वैकेंसी है क्या, वैकेंट है घर, वैकेंट के कारण एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट हमारा क्या बन जाएगी, GAV बन जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि जैसे हमने लिया था, फर्स्ट स्टेप था म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, जो सा इन दोनों में हायर था वो स्टेप 1 की वैल्यू आई। स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, इन दोनों को कंपेयर किया तो लोअर वाली वैल्यू बन गई एक्सपेक्टेड रेंट, इसको नाम दिया हमने एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड को कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल रेंट से। वैसे हमारा रूल बोलता है कि इन दोनों में से जोन सी हायर है वो ले लो, बट कई बार होता है कि एक्चुअल ज़्यादा है तो कुछ नहीं देखना, एक्चुअल ले लेंगे। बट अगर एक्सपेक्टेड ज़्यादा है तो ये चेक करना है एक्सपेक्टेड ज़्यादा वैकेंट के कारण तो नहीं है, अगर वैकेंसी के कारण है तो एक्चुअल रेंट बन जाएगा, नहीं तो एक्सपेक्टेड ही रहेगा। क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा, क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो इलस्ट्रेशन 1 खोलो अपनी अपनी बुक्स में। इलस्ट्रेशन 1 देखो मैं उतार लेती हूँ। यहाँ पे मिस्टर एक्स है, उसके ऑनर ऑफ 3 हाउस है, ऑल आर लेट आउट है एंड आर नॉट गवर्न बाय रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर नहीं आता। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर नहीं आ रहा तो स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं तीनों घर की वैल्यू ना, आपको उसका कुछ नहीं करना, रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह मैं आपको समझाती हूँ। हमें म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट, ये 3 चीज़ें दी हैं और GAV निकालने को कहा है। 30,000, 36,000, 32,000, 20,000, 24,000, 28,000, 35,000, 32,000 एंड 30,000। एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं हाउस 1 की। देखो थोड़ा सा लिखती हूँ, दोबारा रिवाइज कराती हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, जो ये स्टेप 1 में वैल्यू आई, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ये बन गया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, हायर ही लिखना है आपने, ठीक है। अब हमें दी हुई है म्यूनिसिपल और फेयर और रेंट एक्चुअल वाली, ये नहीं दी तो इस स्टेप को क्या कर देना, स्किप, छोड़ देना। सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करो, म्यूनिसिपल और फेयर विच एवर इज हायर, क्या गई 36, 36 और एक्चुअल विच एवर इज हायर, तो इन दोनों में कौन सी हायर है, 36। मतलब यहाँ भी हायर देखता है, यहाँ भी हायर, क्योंकि सिर्फ स्टेप 2 में है जो लोअर है। स्टेप 2 की वैल्यू हमें मतलब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो इसको हम छोड़ देंगे। हमने देखा म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर 36, 36 और 32, विच एवर इज हायर 36, तो मेरी GAV क्या आ गई यहाँ पे 36,000। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर विच एवर इज हायर, और फिर जो आया, जो हायर वाली आई 24, 24 और 28 विच एवर इज हायर 28,000। नेक्स्ट 35 और 32 विच एवर इज हायर 35, 35 और 30 विच एवर इज हायर 35,000, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा वैकेंसी वाला वगैरह कुछ नहीं था तो हमने कुछ नहीं देखना, नॉर्मल बस हायर वाला ही चीज़ देखनी है, ठीक है। ये तो था हमारा इलस्ट्रेशन 1। नेक्स्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब ये 4 घरों का दे दिया उसने हमें। उसने बोला कि मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ द 4 हाउस विच ऑल आर लेट आउट आर कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। मतलब यहाँ पे अब हमें स्टैंडर्ड रेंट भी दिया होगा, तो कैसे करना है, देखो हाउस 1 की देख लेते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, ये हो गई 30,000, 36,000, 30,000 और 40,000। अब तीनों स्टेप को देखेंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर 36, स्टेप 1 की वैल्यू 36 आ गई। फिर हमने था 36 और 30 विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है 30, तो ये बन गया एक्सपेक्टेड रेंट। 30 और 40 विच एवर इज हायर,
तो मेरा क्या बन गया GAV 40,000। आपको बस स्टेप वाइज चलना है तो हो जाएगा। पहले हमने इन दोनों को कंपेयर किया, इनमें से हायर देखा Y36, फिर 36 को इससे कंपेयर किया तो विच एवर इज लोअर देखा तो वो आ गया 30, फिर इस जो भी यहाँ से एक्सपेक्टेड निकला उसको एक्चुअल से किया और विच एवर इज हायर देखा तो 40,000 मेरा क्या आ गया यहाँ पे GAV आ गया। ऐसे ही उसने हाउस 2 का दिया हुआ है 26,000, 28,000, 35,000 और 30,000। अब आप लोग बताओ, देखो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है 28 और स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर 28 ही आ रहा है, 28 और 30 विच एवर इज हायर 30। तो मेरा GAV क्या आ गया यहाँ पे 30,000 आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल हो गए हमारे, बिल्कुल जो ये समझा रहे थे कि GAV कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स भी दिया हुआ है और उसने हमें निकालने को क्या कहा है, एनुअल वैल्यू निकालनी है। एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, GAV में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे तो एनुअल वैल्यू निकल जाएगी। उसने हमें बोला हाउस 1 की लेते हैं, फेयर रेंट 30,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 25,000, रेंट रिसीव मतलब एक्चुअल रेंट 28,800, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, म्यूनिसिपल टैक्स पे किया हुआ है 2500। ठीक है, सेकंड में क्या है 25,000, 27,000, 30,000 और स्टैंडर्ड रेंट नहीं है और पे किया हुआ है 5400। ऐसे ही थर्ड है, फोर्थ है, मैं एक फिफ्थ वाला करा देती हूँ। फिफ्थ में थोड़ा सा कुछ अलग है, फेयर रेंट नहीं दिया हुआ, म्यूनिसिपल वैल्यू है 26,000, एक्चुअल रेंट है 2,000 पर मंथ। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेंट है 27,000 और म्यूनिसिपल टैक्स पे किया हुआ है 1400 फॉर 6 मंथ, 1400 6 महीने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर 30,000, 30 स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, स्टेप 2 को स्किप कर दो, 30 और एक्चुअल विच एवर इज हायर। तो मेरी GAV यहाँ पे क्या निकल गई, सिंपल 30,000। माइनस करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स पेड है तो 2500 माइनस कर देते हैं, ये आगे 27,500। ठीक है, आपकी बुक में ना इस तरीके से लिखा होगा कि पहले एक्सपेक्टेड निकाल रखा है, एक्सपेक्टेड मतलब विच एवर इज हायर, जो इसमें से था 30 और फिर उन्होंने लिखा हुआ एक्चुअल विच एवर इज हायर, फिर GAV लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना इन्होंने कैसे निकला है, तुम सीधा GAV लिख के आ सकते हो। ये सब वर्किंग नोट में करना है हम लोगों ने पेपर में ना। अब नेक्स्ट में फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर 27 और 30 विच एवर इज हायर 30। तो यहाँ भी क्या आ गई GAV 30,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स 5,400 24,600। ऐसे ही आप थर्ड की निकाल लोगे, थर्ड में भी म्यूनिसिपल टैक्स 5,800 पे किया हुआ है, पेड है तो बस सारा का सारा माइनस हो जाएगा। हमें ये नहीं देखना कि उसने आगे का पे कर दिया या पिछला पे किया हुआ है, हमें बस ये देखना पे है ना, प्रीवियस ईयर में कितना भी पे किया हो, जब वो एडवांस में पे कर रहा है या वो पास्ट कुछ ईयर्स का पे कर रहा है, सारा का सारा डिडक्ट हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, पे नहीं किया तो कोई भी म्यूनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होगा। अब फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में उसने बोला म्यूनिसिपल वैल्यू है 26,000, एक्चुअल रेंट है 2,000 रुपये महीना, स्टैंडर्ड रेंट है 27,000, म्यूनिसिपल टैक्स वो पे कर रहा है 1,400 6 महीने का। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, नीचे लिखी हुई है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 1/10/2020, मतलब उसका घर कब कंस्ट्रक्ट होकर कंप्लीट हुआ 1/10/2020 को। तो उसने किराए पे कब दिया होगा, उसके बाद ही देगा ना, सब सारी वैल्यूज़ जब घर बनेगा उसके बाद ही तो सारी वैल्यूज़ निकलनी शुरू होंगी। तो 1/10 को कंप्लीट हुआ यानी 10, 11, 12, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने, मतलब हमारे जो प्रीवियस ईयर के 6 महीने हैं, जब वो घर कंप्लीट हुआ 6 महीने में उसने किराए पे दिया, तो यहाँ क्या करेंगे, सबका ही हाफ कर देंगे, 6 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 6, मतलब आधे साल का निकालेंगे सब कुछ, क्योंकि ये फेयर रेंट पूरे साल का है, पूरे साल का 26 बनता है।
अब उसका घर ही कंस्ट्रक्ट होके 1/10 को तैयार हुआ है, तो 6 महीने के हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे, मतलब आधे कर देंगे। तो ये बन जाएगा 13,000। इसको तो सीधा ही 6 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 12,000 डिवाइडेड बाय 2, 13,500। ठीक है, और ये तो 1400 6 महीने का ही पे किया है, तो इसका कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या है, फेयर रेंट नहीं था, म्यूनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। अब देखो फेयर रेंट नहीं है, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल में विच एवर इज हायर देखते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, 13 ही ले लेते हैं फर्स्ट स्टेप की वैल्यू। फर्स्ट स्टेप और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, 13 आ गया। 13 और एक्चुअल विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे क्या आ गया 13,000, फिर इसमें से माइनस हो जाएगा हमारा 1400। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि मैंने कैसे कराया। अब इसी तरीके से इसका बी पार्ट दिया हुआ है, जहाँ पे जीएवी बोला हुआ है, घर की जीएवी निकाल के दी हुई है 1 लाख, और वो बोल रहा है म्यूनिसिपल टैक्स वो चार्ज कर रहा है, मतलब 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, और लैंडलॉर्ड ने कितना पे किया है 15%, 10 सालों का पे कर दिया। मिस्टर एक्स ने 1.5 लाख पे किया है। नेक्स्ट पार्ट में हमें जीएवी निकाल के दी हुई है 1 लाख, और उसने बोला कि म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया हुआ है 1,50,000, तो बस ये माइनस में आ जाएगा हमारा 50,000 एनुअल वैल्यू। मतलब ये नहीं सोचना कि म्यूनिसिपल टैक्स ज़्यादा नहीं हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है आगे 10 सालों का 20 सालों का पे कर देते हैं लोग, तो माइनस में हो सकता है, तो उसका ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी कर सकते हैं, जहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। म्यूनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है, तो उसका 10% कर लेना, उतना म्यूनिसिपल टैक्स माइनस हो जाएगा। ओनर वाला माइनस होगा, टेनेंट वाला नहीं होगा। अभी इतना करना, जो हमने वो वैकेंट वाला किया था ना कि कब एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में वो देखना है, वो अब आगे वाले क्वेश्चंस में कराऊंगी, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ठीक है, अब करके देख लेना, किसी को इसमें दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, वैसे आनी नहीं चाहिए, और इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, एक प्रैक्टिकल आना ही आना है, और काफ़ी इजी है, तो इसको मत स्किप करना चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू।